अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 का टॉपिक पढ़ेंगे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का आ जाता है पेपर में। तो चलें शुरू करते हैं। यंग ने लाइट की इंटरफेरेंस देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें उसने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया। तो ये ऑपरेटर्स आपको नज़र आ रहा है। इसमें उसने एक बीम, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बीम, कोहेरेंट वेव्स जो हैं ये कोहेरेंट बीम छोड़ी। आगे ये जो आपको प्लेट नज़र आ रही है इसमें स्लिट्स हैं दो नज़दीक नज़दीक। तो इस लाइट का कुछ हिस्सा इस एक स्लिट से बाहर जा रहा है और कुछ हिस्सा दूसरे स्लिट से जा रहा है। तो ये जो दो वेव्स जा रही हैं ये वेव्स आगे जाके इंटरफेयर होती है आपस में। तो ये जो सामने स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर कुछ जगहों पर ये वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं जहाँ पर इनका पाथ डिफरेंस लैम्डा 0, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा होता है, और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं जहाँ पर जिन पॉइंट्स पर इनका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। इस पैटर्न को इस स्केच से भी आप, इस फिगर को इस स्केच से भी आप देख सकते हैं। ये मेन सोर्स है, ये सिंगल स्लिट है पहले, इससे वेव जो है एक्सपेंड हो जाती है और इस वेव के हम आगे दो स्लिट्स हैं। तो एक पार्ट इस स्लिट से निकलेगा और एक पार्ट नीचे वाली स्लिट से निकलेगा वेव का। तो क्योंकि हमने एक ही वेव के दो पोर्शन बनाए हैं तो ये जो दो वेव्स होंगी ये आपस में कोहेरेंट होंगी और हमें स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। ये वेव्स जब स्क्रीन पर पहुंचती हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इंटरफेयर होती हैं। ये जो ब्राइट बैंड है इसका मतलब ये है कि वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो रही हैं, और यहाँ जो आपको जगह डार्क नज़र आ रही है इसका मतलब है कि ये वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो इस तरह आपको डार्क और ब्राइट बैंड्स नज़र आएंगे। तो ये हमने आइडियल फिगर बनाई है, लेकिन रियल में ये बैंड्स इस तरह होते हैं। ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ये आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, इनके बीच में हल्की से डार्क बैंड्स भी हैं। ठीक है, ये जो आपको पट्टियाँ नज़र आ रही हैं इनको फ्रिंज कहते हैं। तो ये बन रही हैं, ये हमने हॉरिजेंटल बनाया है, हमने स्लिट्स हॉरिजेंटल रखे हैं इसलिए ये फिगर वर्टिकल की है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ये रे डायग्राम है। फ़र्ज़ करें जो यहाँ से रे आ रही है इसको R1 कह दें और जो नीचे स्लिट से आ रही है इसको R2 कह दें। इन स्लिट्स का जो डिस्टेंस आपस में है वो D। तो पहले स्टेप में ये जो रेज हैं ये इस पूरे स्क्रीन के ऊपर आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, इंटरफेयर हो रही हैं। चेक हमने ये करना है कि कहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव। हमने सेंटर के अलावा यहाँ कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया और हम यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि इस जगह पर इंटरफेरेंस किस तरह की होगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। तो इस फिगर का मतलब ये नहीं है कि रेज सिर्फ यहाँ पर मिल रही हैं। रेज जो हैं ये दोनों यहाँ पर भी आ रही हैं, यहाँ पर भी, ठीक है, इसी तरह नीचे भी आ रही हैं, मिल रही हैं, और इससे नीचे भी। तो पूरी स्क्रीन के ऊपर ये आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं। अब इस फिगर में देखें, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, हमारा टारगेट है पाथ डिफरेंस निकालना। परपेंडिकुलर ड्रा करने से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा रह गई है, इसको हम कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये ट्रायंगल है, इसमें ये साइड D है और ये एंगल थीटा है। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, D साइन थीटा। अब यहाँ कैसी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, इसका पता चलेगा D साइन थीटा से। अगर D साइन थीटा m लैम्डा के बराबर है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स,
तो वहाँ होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये इक्वल है ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ्स, ठीक है, तो ये होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम लिखते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ्स जो है वो लिखते हैं 2m-1 इंटू λ/2। इसमें m की वैल्यू हम पुट करते हैं 0, 1, 2, 3, इसमें भी। तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव, हम इसकी अब मैथमेटिकल स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लाइट जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स से आ रही है वो स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, जिसमें दो नैरो स्लिट्स हैं S1 और S2, ठीक है। ये फिगर है, देखें, ये S1 है और ये जो है ये S2 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये है d। Here each wave front is divided into two parts, so waves emerging out of S1 and S2 are phase coherent। तो हमने इसमें लिखा है कि जो इससे वेव आ रही है और जो इससे वेव आ रही है ये एक ही वेव के दो हिस्से, इसलिए ये आपस में कोहेरेंट होंगे। As the two waves travel different paths S1p R1 and S2p R2 to reach point P, so they arrive at point P with phase difference and path difference। हमने लिखा है कि ये जो इनका पाथ मुख्तलिफ है, इसलिए इनमें पाथ डिफरेंस भी होगा और फेज डिफरेंस भी होगा जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमने S1b परपेंडिकुलर ड्रा किया S2p के ऊपर। तो फिगर में देखें, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया और हमने फिर ट्राइंगल ले ली और इस ट्राइंगल में हमने लिखा कि जो S2b है वो d sin थीटा के इक्वल होगा। तो ये ट्राइंगल हमने ली और हमने इसको लिखा है S2b, ठीक है, ये जो साइड है तो ये होगा d sin थीटा। अच्छा, अगर थीटा स्मॉल हो तो हम थीटा की जगह साइन थीटा और साइन थीटा की जगह टेन थीटा लिख सकते हैं। तो जो हमने लिखना था d sin थीटा वो हो जाएगा d tan थीटा। तो देखें, हमने ट्राइंगल में जो वैल्यू साइन थीटा की लिखी थी d sin थीटा, उसकी जगह लिखेंगे tan थीटा और tan थीटा इक्वल है y/d के। फिगर में देखें, ये एंगल थीटा है, यानी अगर ये एंगल थीटा होगा तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो जो इनके बीच में होगा वही इन दोनों के बीच में भी होगा। इस तरह इस एंगल को हम कहेंगे थीटा। तो ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसमें अगर हम टेन की वैल्यू निकालें तो इसमें टेन की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो परपेंडिकुलर है y फर्ज कर लें और बेस है l, तो टेन थीटा हो जाएगा y/l। यहाँ हमने इसको d का नाम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा y/d। तो इस तरह पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, d sin थीटा आना था तो ये हो जाएगा d और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे sin थीटा की जगह y/D, तो ये हो जाएगा y/d। हमारे पास ये आ जाएगा पाथ डिफरेंस। अच्छा, अब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यानी मिनिमा जिसको कहते हैं डार्क बैंड, वो बनेगा अगर ये पाथ डिफरेंस λ/2, 3λ/2, 5λ/2 यानी इस रकम के बराबर हो। तो हम लिखेंगे कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। तो ये कंडीशन ऐसा अगर हुआ तो फिर जो पॉइंट P है, जैसे ये फिगर है, इस पॉइंट P पर डार्क बैंड बनेगा। फर्ज करें इस डार्क बैंड का यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, जो कि हमने y निकाला हुआ है, y का नाम दिया हुआ है इसको। तो इस इक्वेशन से y की वैल्यू आ जाएगी 2m-1 d कैपिटल D लैम्डा ओवर 2d, यानी ये जो d/d है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मैक्सिमा निकालना चाहें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
उसके लिए यानी ब्राइट बैंड जो पाथ डिफरेंस हमने ऊपर निकाला था उसको हम m लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स। तो यहाँ से फिर y की वैल्यू यानी यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल आ जाएगा m लैम्डा d ओवर d। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी ब्राइट बैंड का डिस्टेंस सेंटर से निकाल सकते हैं और इस इक्वेशन से हम किसी भी डार्क बैंड का डिस्टेंस सेंटर से निकाल सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं पेपर में, तो इन इक्वेशंस को माइंड में रखना है। और अब हम निकालेंगे आखिर में कि दो एडजेसेंट डार्क बैंड्स या दो एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है। इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। The adjacent m+1 ब्राइट बैंड इज गिवन बाय, फर्ज करें mth ब्राइट बैंड का डिस्टेंस है इसके बराबर, तो इससे जो नेक्स्ट ब्राइट बैंड होगा वो होगा m+1। तो हम m की जगह पुट कर देंगे m+1। फर्ज करें ये 10वां ब्राइट बैंड है तो ये 11वां होगा, अगर ये 5वां है तो ये 6ठा होगा। तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग निकालने के लिए हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो हम लिखेंगे पहले डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट बैंड्स आर डार्क बैंड्स आर ब्रेड्थ ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। हमने क्या किया, जो m+1 है उसमें से m माइनस किया। तो हमने पहले ये वैल्यू लिखी, फिर ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये कहलाती है फ्रिंज स्पेसिंग, यानी बैंड्स कितने चौड़े बनेंगे इसका पता इस इक्वेशन से चलेगा, डेल्टा वाई से। ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ, कैपिटल डी यानी स्क्रीन से डिस्टेंस और स्मॉल डी यानी स्लिट सेपरेशन। तो वेवलेंथ का मतलब ये हुआ कि ब्लू कलर की फ्रिंज नैरो बनेगी, बारीक बनेंगे, और रेड कलर के चौड़े बनेंगे, क्योंकि रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है, ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। कैपिटल डी, डिस्टेंस जितना स्क्रीन दूर करते जाएंगे उतना फ्रिंज जो है वो चौड़े होते जाएंगे, विड्थ बढ़ती जाएगी। और स्मॉल डी जो है ये स्लिट सेपरेशन है, स्लिट्स जितनी नज़दीक होंगी स्मॉल डी कम होगा उतना फ्रिंज की स्पेसिंग ज़्यादा होगी। ये इक्वेशन भी न्यूमेरिकल में काफ़ी यूज़ होती है। तो चले यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो जाता है।